हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर सेकंड है। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर है, आज फर्स्ट लेक्चर है तो उसी के बारे में है ये। तो देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले वैसे आपको बेसिक आइडिया होना, अगर बेसिक आइडिया आपको ग्रेविटेशन का है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था तो बहुत अच्छा है। नहीं आया आइडिया अगर, तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता पड़ जाए। ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब कभी लिखना हो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब से लिखना शुरू करना। अभी आप बस इसको सुनते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। हम कहाँ रहते हैं आपको पता होगा, हम रहते हैं ऊपर सरफेस में। अर्थ में हम रहते हैं ऐसे, बाहर रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हम, ये बात आपको पता होगी। अब देखिए, हम रहते हैं ऊपर। ठीक है, अ, अब क्या है, अगर लेट सपोज यहाँ पर आप एक फेंकते हैं बॉल, मैं बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बना कर रहा हूँ। अर्थ के कंपैरिजन में हम इतने बड़े क्योंकि दिखते नहीं है, वो बस मैं समझने के लिए बना रहा हूँ। मान के चलिए आपने बॉल फेंकी ऊपर। ठीक है, बॉल फेंकी तो क्या हुआ, बॉल ऐसे आके गिरेगी। ठीक है, अब बॉल फेंकेंगे तो बॉल का पाथ ऑब्वियसली ऐसे होगा। अगर इस एंगल से आप ऐसे करके फेंकते हैं तो बॉल गिरेगी नीचे आके। अब एक बात सोचिए जरा, और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एक सोचने के लिए बोलूंगा, आप उसको सोचिएगा। मान के चलिए अब ना मैं बहुत जूम करके बना रहा हूँ अर्थ को ही। अब अर्थ को मैंने एकदम जूम करके बना दिया तो वो मेरे को एकदम फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगी। देखिए, अब क्या है, मान के चलिए मेरे हाथ में, अगेन लेट्स, मतलब मान लीजिए मेरे हाथ में बॉल है यहाँ पर। मैंने बॉल को पकड़ रखा है इस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ से मैंने बॉल को भी पकड़ रखा है अपने हाथ से, ऐसे। ओके, अब अगर मैं अपना हाथ हटा दूं, ये अपना हाथ हटा दूं तो क्या होगा, आपको पता है बॉल के नीचे जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी बॉल, है ना। बॉल नीचे जरूर जाएगी, किस तरफ जाएगी, अर्थ की तरफ, मतलब जमीन की तरफ बॉल पक्का जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बॉल नीचे क्यों जाएगी, क्यों जाएगी, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? और अगर नीचे जाएगी तो क्या उसके पास कुछ एनर्जी भी आएगी? तो चलिए मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि अगर ये बॉल किसी हाइट पर रखी हुई है अभी, मतलब यहाँ पर तो क्या है, अगर यहाँ पर रखी होती जमीन में तो क्या खुद से कहीं चली जाती? अगर जमीन में बस रखी है, अभी इस वाले को भूल जाइए, अभी केवल जमीन में ऐसे करके रखी है, बस रखी है, मैंने कुछ नहीं किया बाहर से, क्या वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं जाएगी, है ना। लेकिन अगर इसी बॉल को मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ लेट सपोज मान के चलिए मैंने अपना हाथ लगा रखा है यहाँ पर, अब मैं एकदम से अपना हाथ हटा दूं तो ये बॉल क्या नीचे जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी, आपने जरूर हाँ बोला होगा, ये बॉल नीचे जाएगी। अब नीचे अगर जाएगी ये बॉल, तो ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे चली गई? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि इसके ऊपर लगाया फोर्स, किसने लगाया? यहाँ पर जो अर्थ है उसने लगाया इसके ऊपर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपनी तरफ खींचा उसको, अर्थ ने उस बॉल को अपनी तरफ खींचा, तभी ये बॉल नीचे गई। बिल्कुल, है ना। तो बच्चों देखिए, यहीं पर ये चीज है कि यहाँ बॉल नीचे गई, हम ये फोर्स के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, है ना, कि इसने फोर्स लगाया और बॉल नीचे गई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ जब मैंने हाथ लगा रखा था, तो उसके बाद बताइए मेरे को, जब मैंने अभी हाथ लगा रखा है, अभी क्या बॉल की कुछ वेलोसिटी है? अभी मैंने बॉल को पकड़ रखा है, वेलोसिटी आपको पता होगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर अभी मैंने हाथ में केवल बॉल रखी हुई है और पकड़ी हुई है, कुछ हिला नहीं रहा, मैं एक जगह पे मैंने स्थिर रखा है, क्या उस बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी? आपका आंसर अगर नहीं है तो बिल्कुल सही। इस जगह पर जहां मैंने अभी केवल पकड़ रखा है, याद रहे बॉल गिर नहीं रही, अभी मैंने बस पकड़ रखा है, क्या इस बॉल की अभी कुछ वेलोसिटी होगी? नहीं, वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब वेलोसिटी होगी जीरो। ठीक है,
वेलोसिटी जीरो होगी इस बॉल की यहाँ पर, जहाँ मैंने उसको पकड़ रखा है, जहाँ वो मोशन में नहीं है, जहाँ स्टॉप हो रखी है। अब देखिए, अब मैं अपना हाथ हटा देता हूँ तो क्या होगा, बॉल नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो नीचे जब जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों, वो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, है ना। तो बढ़ती रहेगी तो उसकी क्या इंक्रीज हो रही है बच्चों, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी एक टर्म होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वो होता है आपका जो वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होती है। अगर बॉडी के पास आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका वो एनर्जी होती है जो वेलोसिटी की वजह से होती है ना। आपने 11th क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इसका, हाफ mv²। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और v क्या है, वेलोसिटी। तो मेरा सवाल बच्चों यही है कि बॉल यहाँ से जब नीचे गिर रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बच्चों ये यही चीज़ है कि यहाँ पर बॉल जब नीचे जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ तो आपने देखी होगी, आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता, ना ही कभी ख़त्म किया जा सकता है। उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी ज़ीरो, और नीचे जब बॉल गई तो उसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू आ गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो गई। वेलोसिटी यहाँ जीरो थी लेकिन यहाँ वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो गई, तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ से यहाँ जाते हुए बढ़ी है और टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। अभी तो मैंने बताया कि एनर्जी को आप ना ही बना सकते ना ही खत्म कर सकते, यानी टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, बराबर रहेगी। तो अगर टोटल एनर्जी फिक्स है कि वो बढ़ घट नहीं सकती, और एक चीज है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरी एनर्जी होगी जो घट रही होगी पक्का। तभी तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम, तभी तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। आप चीज समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बॉल की बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरी एनर्जी है जो घट रही है ना। उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको देखते हैं अब हम। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो एनर्जी है जो यहाँ पर अर्थ के केस में अगर मैं बोलूँ तो अर्थ के केस में मैं मतलब इस एग्जाम्पल में मैं बॉल को ऊपर लेके गया तो बॉल के पास कुछ आ गई एनर्जी। मैं बॉल यहाँ रखी, जमीन पे रखी थी, मैं इसको लेके चला गया ऊपर, तो बॉल के पास कुछ एनर्जी आई। एनर्जी बॉल के पास आई, मेरे को कैसे मालूम पड़ा बॉल के पास एनर्जी आई। देखिए, अगर मेरे हाथ में बॉल होती, मैं उसको थोड़ा ऊपर ले गया, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें एनर्जी आ गई, मैं कैसे मान लूँ कि इसमें एनर्जी आ गई। मैं उसको प्रूफ करता हूँ कि एनर्जी आ गई। मैं इस बॉल को अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी तो बॉल की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बॉल अभी वेलोसिटी में आ रही है, मेरे छोड़ने के बाद बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में जो बॉल थी उसके पास पक्का कुछ एनर्जी थी, तभी तो वो एनर्जी, वो वाली एनर्जी जो यहाँ पर रहने के बाद थी वो घट रही थी, और क्या बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, है ना। तो यहाँ पर जो बॉल इस जगह पर है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ अभी बॉल अगर रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी उस वेलोसिटी, उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो उसकी कुछ वैल्यू है यहाँ पर। अब अगर मैं नीचे उसको लेता जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और सबसे नीचे अगर आ गई बॉल, एकदम यहाँ पर आ गई, तो जब वो जमीन को हिट कर रही थी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, सबसे तेज बॉल की वेलोसिटी इसी पॉइंट पे थी, राइट। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो। कैसे जीरो थी, एक बात बताओ, बॉल अगर जमीन पे रखी है तो क्या अपने आप से उसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, अपने आप से क्या वो चलने लगेगी, नहीं चलने लगेगी। इसका मतलब बॉल के पास कितनी एनर्जी है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बच्चों यही था
कि वो एनर्जी जो बॉल की पोजीशन की वजह से है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो, उस एनर्जी को हमने क्या नाम बोला? पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ के केस में कैसे एनर्जी वो है हमारे काम की? अगेन अभी आपको लिखना नहीं है कुछ, सब कुछ समझना है। तो यहाँ पर जैसे ये अर्थ थी, ये है हमारी अर्थ। तो इस सिचुएशन में हमारी जो बॉल है उसके पास हमने बोला कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी वजह क्या है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी की वजह जो है वो है बॉल की पोजीशन। यहाँ बॉल रखी है तो बॉल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बॉल यहाँ पर रखी रहती, यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? जीरो होती है ना। तो ये जो एनर्जी है ये किसकी वजह से? इसकी आप कह सकते हैं पोजीशन की वजह से, इसकी जगह की वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं इसकी हाइट की वजह से। जब इसकी कुछ हाइट थी यहाँ पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। जब इसकी यहाँ कुछ हाइट ही नहीं है, मतलब एकदम ये जमीन पर रखी है, तो यहाँ इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो एक चीज समझ आई? तो पोटेंशियल एनर्जी को आप अपने नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं कि अगेन ये फेयर में मत लिखिए, इसको आप माइंड में रखिए। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होगी, जो इस चैप्टर में हमारे यूज होगी, वो हम अलग से लिखवाएंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यही चीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट यही था। तो अभी जितने भी एग्जांपल हमने लिए कि अर्थ में रखा है, या फिर यही वाला जो था, बॉल ऊपर थी, बॉल यहाँ तक तो हमने फेंक दिया, यहाँ तक बॉल को हमने फेंका तो बॉल कहाँ पहुंच गई? यहाँ तक पहुंच गई, इस हाइट तक पहुंच गई। तो बॉल अब नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि वापस अर्थ इसको खींच रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बॉल की पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर जीरो, लेकिन जैसे हमने ऊपर फेंका बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी इस पॉइंट पर। अब क्या हुआ? अब वो वापस घट घट के नीचे पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉल यहाँ पहुंची तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ओके, तो यही बेसिक सी चीज थी। हम्म, चलिए, तो इसी के साथ हम मतलब डेफिनेशन वगैरह के साथ अपना शुरू करते हैं। चार्जेस के बारे में आप पहले से सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक में पढ़ाई है चार्जेस के बारे में। तो एक छोटी सी चीज़ लेते हैं। एक चीज़ जैसे कि मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ एक पॉइंट और, कि एक चीज़ और चलिए डिस्कस करते हैं अर्थ के केस में। ये है अर्थ, ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें हम बातें ज्यादा करेंगे कि आपको जो समझ आ जाए। मैं एकदम से डेफिनेशन वगैरह लिखवाने लगूंगा तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगेन ये अर्थ है और ये है मेरे पास बॉल, ये बॉल है और ये अर्थ है। अब मैं इसमें ना एरो लगाऊंगा, आपको बताना है कि वो एरो मतलब वो होगा कि जो अर्थ उस बॉल को खींच रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस बॉल के ऊपर अर्थ किधर फोर्स लगाएगी? नीचे की तरफ। ये चीज आपको पता है ना? बिल्कुल, तभी वो अर्थ यहाँ पर मौजूद है। अगर ये अर्थ अगर इस बॉल पे अगर ऐसे फोर्स लगाती तो ये बॉल यहाँ रुकती ही क्यों? बॉल तो ऊपर चली आती। लेकिन एक चीज हमको पता है कि अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? अर्थ लगा रही है इधर, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही है, तभी ये बॉल अपनी जगह पर रुकी हुई है ना? मतलब अब तो नीचे नहीं आ सकती क्योंकि अब यहाँ पर टेबल है जो कि नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो सब आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। बेसिक चीज आपको केवल ये समझनी है कि अर्थ इस पे किधर फोर्स लगा रही है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। अब अगर मेरे को इस बॉल को इस बॉल को अगर मेरे को लेके जाना है ऊपर, यहाँ मेरे को लेके जाना है, मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना एक स्टैंड टाइप है। पर क्या करना है अब मेरे को क्या करना है? इस बॉल को लेके जाना है ऐसे, मतलब कैसे भी इस बॉल को उठाना है और यहाँ लेके जाना है और इसके ऊपर रख देना है। तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को किधर फोर्स लगाना होगा? क्या आप सोच पा रहे हैं? देखिए, मेरे को जो फोर्स लगाना होगा वो लगाना होगा अर्थ की उल्टी दिशा में, यानी कि फोर्स अगर मैं इधर लगाऊंगा तो ही मैं बॉल को ऊपर ले जा पाऊंगा। तो आप एक चीज यहाँ से क्या समझे? जिस डायरेक्शन में अर्थ खींच रही है बॉल को, मेरे को बॉल को उसकी उल्टी दिशा में फोर्स लगा के ले जाना होगा। यानी कि मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा ऐसे,
तभी बॉल जाएगी ऊपर। ये चीज आपको समझ आई है ना। तो मान के चलिए अब बॉल है यहाँ पर, बॉल अभी यहाँ पर है, मैं उसको बॉल को लेके जा रहा हूँ ऊपर, बॉल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, और अर्थ तो अभी भी उस पर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। तो ऊपर कैसे जा रही है, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया वो अर्थ के फोर्स से थोड़ा बड़ा है, तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, इसलिए बॉल जा रही है ऊपर। अब ये चीज देखिए कि बॉल ऊपर जा रही, ऊपर जा रही है, मैंने बॉल को रख दिया यहाँ पर। तो अब अब तक जो मैं बॉल को यहाँ से ऊपर ले जा रहा था, तो मैं हमेशा लगातार फोर्स किधर लगा रहा था, ऊपर लगा रहा था, और अर्थ किधर लगा रही थी, अर्थ लगा रही थी नीचे। तो अर्थ को, अगर मेरे को, एक चीज है अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को अर्थ जिधर फोर्स लगा रही है, अर्थ जिधर फोर्स लगा रही है उसके खिलाफ इस बॉल को लेके जाना है। अर्थ देखिए नीचे फोर्स लगा रही है, और मेरे को बॉल को कहाँ लेके जाना है, उसके खिलाफ, मतलब जहां अर्थ लगा रही है ना फोर्स, उसके अगेंस्ट लेके जाना है, उसके उल्टी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही चीज है कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा फोर्स, तभी ये बॉल जाएगी ऊपर। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो बॉल वापस नीचे चली जाएगी और टकराएगी जमीन में, है ना, यही होगा। मान के चलिए बॉल रखी है अब यहाँ पर। अब अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को बॉल को ले रखना है यहाँ पर, लेके जाना है, और बॉल को मेरे को यहाँ पहुंचाना है, मतलब जमीन में रखना है, कहीं भी जमीन में रखना है। तो मैं क्या, मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत है, या मैं बस हल्का सा इसको क्या करूंगा, हल्का सा यहाँ से इसको धक्का दे दूंगा, मतलब एक जरा सा, ताकि ये सपोर्ट में ना रहे इसके, और सीधा जैसे ही ये बॉल नॉर्मल कांटेक्ट में आए, मतलब इसके कांटेक्ट से हटे, ये तुरंत क्या हो जाएगी, ये बॉल तुरंत की जाएगी बॉल नीचे, ये बॉल नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी, क्योंकि अर्थ लगा रही है इसमें फोर्स। तो सुनने वाली समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर थी बच्चों, वो ये थी कि जिस डायरेक्शन में अर्थ फोर्स लगा रही है, मेरे को उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, अगर बॉल को लेके जाना है उसकी उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही चीज थी। तो बेसिक चीजें केवल यही थी। अब क्या है, हम ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं कुछ टर्म्स के साथ, जैसे कि यहाँ शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमको देखना है। अभी अभी हमने तुरंत अभी अर्थ का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर ये बॉल रखी है, तो मेरे को बॉल को ऊपर लेके जाना है। एक चीज बताइए, बॉल को मेरे को ऊपर लेके जाना है अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक ना इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगेन हमारा सरफेस, अगेन बच्चों मैं कह रहा हूँ कि पहले लेक्चर में हबड़ा दबड़ी मत कीजिए, ये चैप्टर बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, और आपको एक लेक्चर लगेगा उसका फील आने के लिए, उसको समझने के लिए, फिर आप गो थ्रू हो जाएंगे, तब हम स्पीड भी बढ़ाएंगे। अभी बॉल यहाँ पर रखी हुई है बच्चों। अब मेरे को क्या करना है, आपको एक चीज पता है, यहाँ पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है ना, जीरो है। अब मेरे को बॉल को लेके जाना है यहाँ पर, यहाँ किसी हाइट पर लेके जाना है। तो एक चीज आपको पता है कि यहाँ अगर मैं लेके जाऊंगा, यहाँ मैं बॉल को लेके जाऊंगा, और बॉल यहाँ पहुंच गई, तो बॉल की क्या बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, एक चीज आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने वर्क किया, मैंने किया काम, मैंने फोर्स लगाया ऊपर, है ना, तो मैंने कुछ काम किया। अब पता है क्या, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इस बॉल की, जितना काम मैंने किया बच्चों, जितना काम मैं बॉल को यहाँ से यहाँ करने में ले गया, जितना मैंने वर्क किया, वही इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी वर्क डन मैंने यहाँ पर किया, वही इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ आया, एक चीज आप फिर से सुन लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिएगा, मतलब चैप्टर में मत लिखिएगा, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं और ये मैं डेफिनेशन के साथ करूंगा, तो यहाँ मत लिखिए, लेकिन मतलब कहीं पर दिमाग में घुसा लीजिए, कहीं लिखिए मत, लेकिन दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए कि ये बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना जितना वर्क डन मैंने किया, वही
बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, कहीं रफ में आप लिख लीजिएगा इसको, जितना भी वर्क डन मैंने किया वही बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ आया? तो ये चीज था, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब बेसिक आइडिया आपको लगाने के लिए जो चीज थी ये वो थी। अब हम जाते हैं चार्जेस के केस में पढ़ते हैं। अब चार्जेस, क्योंकि हम तो चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ आपने अब तक हमने जो अर्थ वाला एग्जांपल देखा ये तो क्लास 11th में आप पढ़ चुके थे, मैंने बस आपको रिवाइज कराया। और ना सिर्फ रिवाइज कराया, क्योंकि रिवाइज ऐसा नहीं कि रिवाइज कराया क्योंकि आपके पेपर में, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अब आप समझ थोड़ा बेहतर पाएंगे चार्जेस के केस में। मान के चलिए बच्चों, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पहले से। अब अगर मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लाया, एक और पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ लाया, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको लगातार इधर ले जा रहा हूँ, तो एक बात बताइए, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, पीले वाले पॉजिटिव चार्ज को इस वाइट वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाऊंगा, तो होगा क्या? ये वाला जो है चार्ज वो इसके ऊपर लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में, आपको पता है वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो अगर मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर, ना सिर्फ लेके आ रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर रखा भी है तो इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू से दिखा रखा है। तो बात वही है कि अगर मैं पीले वाले चार्ज को इधर लेके आऊं तो ये व्हाइट वाला चार्ज इस पीले वाले चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्स लगाएगा। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आपका ये है कि अभी ये जो चार्ज है, और ये चार्ज अभी अपनी जगह पर स्थिर है, यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर अब मैं एक दूसरा चार्ज यहाँ पर ला रहा हूँ, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, वो इस पर लगा रहा है फोर्स, इस पर फोर्स लगा रहा है, और मेरे को क्योंकि इस फोर्स के खिलाफ में लेके जा रहा हूँ, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन में इधर लेके जाना होता तो मैं वर्क नहीं करता, है ना। एक बात बताइए, ये अर्थ है हमारी और यहाँ बॉल रखी है, बॉल को मेरे को नीचे पहुंचाना है, तो मैं वर्क नहीं भी करूंगा तो भी बॉल नीचे पहुंच जाऊंगा, मेरे को वर्क करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को बस छोड़ना है। मेरे को ऐसा नहीं कि बॉल को नीचे लेकर जाना है तभी बॉल नीचे जाएगी, मेरे को केवल छोड़ना है बॉल को, जैसे मैं छोड़ दूंगा बॉल खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। तो वही चीज है कि ये वाला जो पीला वाला पॉजिटिव चार्ज है, मेरे को अगर उसको इधर लेके जाना है तो मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये वाला चार्ज तो इसके ऊपर फोर्स लगा ही रहा है ना, इस डायरेक्शन में, जिस उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगा ही रहा है। तो जब यही फोर्स लगा रहा है तो मेरे को तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को वर्क डन कितना करना है यहाँ पर? मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना। मेरे को वर्क डन कब करना है? मेरे को वर्क डन तब करना है अगर मेरे को इस चार्ज को इधर लेके जाना हो, है ना। इधर अगर मेरे को लेके जाना होगा तब मेरे को वर्क डन करना होगा। तो वही है कि अगर देखिए, अब मान के चलिए मैं यहाँ से कुछ चार्ज लेके आया और मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया उसको, तो एक बात सोचिए, मैं कहीं से तो चार्ज लाया हूँगा और कहीं से चार्ज लाके मैंने इस जगह पर रख दिया उसको, तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा? बिल्कुल किया होगा, पक्का किया होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये वाला चार्ज, ये सफेद वाला चार्ज इस पीले वाले चार्ज पे तो ऐसे तो फोर्स लगा ही रहा होगा हमेशा, और मैं उसको इस फोर्स के खिलाफ लेके आया हूँ। ये तो उसको धक्का दे रहा था, ये सफेद वाला चार्ज धक्का दे रहा था, लेकिन मैं धक्के के विपरीत, धक्के की उल्टी डायरेक्शन में मैं अपने आप से मैंने वर्क डन किया, और मैं इस पीले वाले चार्ज को इधर लेके आया। तो मैं अगर पीले वाले चार्ज को यहाँ लेके आया तो बच्चों मैंने कुछ वर्क डन किया, किया ना। तो वर्क डन अगर किया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंदी में लिखवाई थी एक चीज, कि जितना वर्क डन मैं करूंगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर होगी कि जितना भी वर्क डन मैंने इस चार्ज को यहाँ लाने में किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? क्या इस वाले चार्ज की? नहीं। क्या इस वाले चार्ज की? नहीं, इस पूरे की। ठीक है, याद रहे एक बात बच्चों, कि पोटेंशियल एनर्जी कोई एक चार्ज की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज की होती है। आप लिख भी सकते हैं, ऊपर लिखिएगा इसको नोटबुक के, कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की वजह से नहीं होती, एक चार्ज के, या फिर अकेले, पोटेंशियल एनर्जी अकेले भी लिख दीजिए, अकेले एक चार्ज के वजह
से नहीं होती, कम से कम दो चार्जेस की वजह से होती है। ये आप लिख लीजिएगा, कम से कम दो चार्जेस की वजह से होती है। ओके, तो यही चीज थी। लेट मी रफ इट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, क्योंकि मैं इस चार्ज को लेकर आया तो मैंने कुछ वर्क डन किया। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने वर्क डन क्यों किया। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वर्क डन क्या, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में पक्का आया होगा। तो यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मैंने वर्क डन किया। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is defined as the work done by external force in bringing the system of charges from infinity to certain point without accelerating। देखिए, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, मे बी आपको समझना है पहली बारी में, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर रहे थे, तो ये किसके इक्वल है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क डन मैंने बताया था, वर्क डन के इक्वल होगी किसके द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों एक बात आपको गांठ बांध लेनी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन आप कभी भी डिफाइन करें तो हमेशा आपको बताना है कि वर्क डन बाय विच फोर्स। मतलब कि ये कि देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ यहाँ से, है ना, दूसरा चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, दूर से ला रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ से इधर लेके आ रहा हूँ तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जो पीला एरो है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ पीले वाले चार्ज पे, पीले वाले चार्ज पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए वर्क डन मैं कर रहा हूँ या फिर ये वाला चार्ज कर रहा है। कैसे, उसका मतलब क्या हुआ ये देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये चीज आपको पता है। अब एक चीज और, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन देखिएगा, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ ऐसे, मैं सफेद वाले फोर्स के उसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ जैसे सफेद से मैंने दिखा रखा है, और सफेद से मैंने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, ये है। तो दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वहीं डिस्प्लेस कर रहा है वो, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि वर्क डन हमारा जो आया पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव वर्क डन किया। तो यही वर्क डन जो होगा जो हमने किया, एक्सटर्नल ने किया, उसने नहीं किया जो कि यहाँ पर चार्ज है, चार्ज ने वर्क डन नहीं किया। चार्ज वर्क डन करता कब, मैं वो आपको बताता हूँ। चार्ज वर्क डन करता कब और इस बात का मतलब क्या है कि चार्ज ने वर्क डन किया, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज को रख दूं, मान के चलिए ये वाला चार्ज है फिक्स, ये लाल वाला है फिक्स, और ये वाला अपनी जगह से हिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रेड वाला चार्ज है, इस येलो वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा। अब ये वाला ना फिक्स नहीं है, ये वाला चार्ज फिक्स नहीं है, ये अपनी जगह से हिल सकता है। तो एक बात बताइए, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पीले वाले चार्ज पे, रेड वाला चार्ज इस येलो वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो येलो वाला चार्ज इधर जाता रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज पर जिधर फोर्स लगाएंगे वो चीज उस डायरेक्शन में जाती रहेगी, है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देखिए वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पर, बाहर से हम कर रहे हैं या फिर ये चार्ज कर रहा है। देखिए चार्ज फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो भी इधर हो रहा है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, तो वर्क डन कितना आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्क डन इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर वर्क किसने किया, वर्क किया चार्ज ने वर्क किया, हमने किया क्या, हमने वर्क नहीं किया। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बच्चों डिफाइन होती है वो उस वर्क की वजह से नहीं होती कि जो ये वाला चार्ज कर रहा है, जो चार्ज कर रहा है, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी डिफाइन होती है जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद रहे एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट है, इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब बहुत सारे चार्जेस हो तो उनको कहाँ से लाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, इन्फिनिटी से कुछ पॉइंट पर, विदाउट, विद नहीं, यहाँ पर विदाउट आएगा बच्चों, आई एम सॉरी, विदाउट मतलब बिना एक्सेलरेशन के। अब देखिए इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। ये डेफिनेशन पता है क्या कह रही है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल होगी कि जब आप सिस्टम ऑफ चार्जेस मान के चलिए दो या दो से ज्यादा चार्जेस को, जब आप इन्फिनिटी से एक एक करके लाएंगे कुछ पॉइंट पर, आप एक चार्ज Q1 को लाए, आपने यहाँ रख दिया, फिर Q1, फिर आप एक दूसरा चार्ज Q2 लाए यहाँ से यहाँ, आपने यहाँ रख दिया। तो जितना हमको वर्क डन करना होगा ये चार्ज को लाने में, वही होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि हमको वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक चीज और, मैंने जो यहाँ पर हिंदी में एक चीज लिखवाई थी बच्चों, वो उसको ऐसा नहीं कि उसको एक फिक्स रूल मान लेना कि ऐसा ही होगा, वो केवल इसलिए बताया था मैंने कि पोटेंशियलिटी दो चार्जेस के लिए डिफाइन होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अकेले चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होती, दो चार्जेस होगा तो उसके लिए डिफाइन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें कोई चार्ज रखा हो, उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो चार्ज दिखे तभी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें कोई चार्ज रखा हो तब भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो हम बाद में डिफाइन करेंगे भी। फिलहाल के लिए मतलब आप ये मान के चलिए, मेन पॉइंट ये था कि अकेले चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए या दूसरा चार्ज होना चाहिए, है ना। तो यही चीज है। अब देखिए हम बात ये कर रहे थे कि ये क्या होता है, कि यहाँ पर ये जो डेफिनेशन हमने लिखवाई है, इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए आप एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, Q1 चार्ज है वो, और आप लेके आए उसको, अभी क्या है इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही कोई दूसरा चार्ज है। तो आप जब बहुत दूर से इसको यहाँ लेके आ रहे हैं तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब आप पहला चार्ज ला रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पहले से कुछ भी नहीं है। तो आप जब Q1 को इन्फिनिटी से लाए, बहुत दूर से लाए किसी एक पॉइंट पर, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि वर्क डन हम तब करते हैं ना कि जब कोई पहले से फोर्स लगा रहा है। आप अर्थ बॉल को खींच रही थी अपनी तरफ, अब मेरे को बॉल को अर्थ की उल्टी डायरेक्शन में लेके जाना है, तब मैं वर्क डन करूंगा। अगर अर्थ बॉल को खींचते ही नहीं तो मेरे को उल्टी डायरेक्शन में ले जाने के लिए कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता, मैं आराम से ले जाता, मतलब बिना वर्क डन किए मैं एक बार फोर्स दे देता, बॉल अपने आप चली जाती है। लेकिन अर्थ उसको खींच रही है तभी मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर पहला चार्ज जब मैं ला रहा हूँ तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा इस चार्ज पे, तो पहला चार्ज लाते हुए कोई वर्क डन मेरे को नहीं करना पड़ा। चलिए पहला चार्ज तो मैं आसानी से ले आया। अब अगर मेरे को, क्योंकि मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, अब अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं Q2, Q2 को अब मैं यहाँ से जैसे लाया, तो आपको एक चीज पता है, Q1 पहले से मौजूद है, Q1 पहले से मौजूद है और Q2 मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, तो क्या होगा उससे, Q1 Q2 पर लगाएगा। जैसे कि मान के चलिए Q2 अभी आ रहा है इधर, मेरे को Q2 को रखना है इधर, ठीक है, Q2 को मेरे को रखना है इस पॉइंट पर, यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रखना है। तो मैं, अभी वो Q2 है बहुत दूर, इतना दूर कि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन ना हो, है ना, इतना दूर कि इन दोनों में कोई मतलब ही ना हो।
अब अगर मैं इसको बहुत दूर से ला रहा हूँ इस पॉइंट पर लाने ना मेरे को, इस पॉइंट पर मैं बहुत दूर से ला रहा हूँ, तो जब ये पॉइंट रास्ते में होगा, जब ये चार्ज रास्ते में होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो Q1 चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है मान के चलिए, तो Q1 Q2 पे लगाएगा फोर्स इधर, है ना, उसको रिपेल करेगा, लेकिन वो रिपेल कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसके रिपेल करने की उल्टी डायरेक्शन में चार्ज को और आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ये तो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है Q2, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिधर वो फोर्स लगा रहा है ना, उसकी उल्टी दिशा में मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और उसको लेके आ रहा हूँ, उसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा होगा तो उसका कुछ वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो यही है कि जब मैं Q2 को जब मैं इधर ला रहा हूँ, मैं यहाँ पर, और यहाँ आके मैंने उसको रख दिया, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, क्योंकि मैंने वर्क डन किया, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, है ना, ये चीज आपको पता है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है कि इन्फिनिटी से लेकर, मैं जब चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट पर लाया, तो जो मेरे को वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, तो यही है आपकी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज लिखिए, विदाउट एसेलरेटिंग। एसेलरेटिंग क्यों, एसेलरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसेलरेशन करते वक्त बच्चों मेरे को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी से मतलब कि अभी एक चीज आप फिलहाल में भी ना समझ पाए, कि इसके ऊपर चार्ज को इधर लाते वक्त मेरे को केवल उतना वर्क डन, एक जरा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, अ, कि ये केवल इसका डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना है इसका कुछ, है ना, ये चीज आप समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और हम उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं अब, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला, अभी आप इसको लिखिएगा मत, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो अगेन आपको केवल अब तक आप इस चैप्टर में केवल आपको इतनी चीज लिखनी थी, और जो एक आधी हिंदी में मैंने जो चीज लिखवाने बोली थी इधर उधर वो सब, बाकी मेन चीज अभी यही है, ठीक है। अब वापिस से जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको लिखिएगा मत, बिल्कुल मत लिखिएगा, मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ, जो चीज लिखने वाली होगी मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है आपको। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये चीज आपको पता है। और अब क्या है बच्चों कि फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स यहाँ पर, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पता है ना आपको, कूलम फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, तो वही वाला फोर्स, तो उसी फोर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीज करेंगे, है ना। तो वर्क डन हम ऐसे निकालेंगे, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी, जो वर्क डन हम कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है उसने वर्क डन के इक्वल होगी। एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उतना वर्क डन कर रहा है जो हम निकालेंगे, तो यानी कि हम कह सकते हैं जितना भी वर्क डन हम निकालें और जो हमारा आंसर आए, वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। एक छोटी सी चीज मैं और ये समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए अब, कि वर्क डन कितना करूंगा मैं, मान के चलिए, या फिर मेरे को ज्यादा बोलना चाहिए कि ज्यादा बेटर, कि फोर्स कितना लगाऊंगा मैं। एक चीज देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है एक और पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को इसको इस पॉइंट पर लेके जाना है, ये पॉइंट अभी था इन्फिनिटी पे। अब बात ये है कि आप बोलेंगे इन्फिनिटी पे क्यों मान रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी पे बच्चों मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे ना मान के अगर मैं किसी और पॉइंट पे यहाँ मानू ना, तो आर की कुछ वैल्यू होगी, आर की कुछ वैल्यू होगी। और पहले से आप चलिए मैं एक चीज करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, लिखिएगा मत, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको। ये फॉर्मूला ये है, के Q1 Q2 बाय आर, ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर मैं इन्फिनिटी पे ना लेके पहले से किसी आर डिस्टेंस पे लेता हूँ, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से आ गई ना, आर की कुछ वैल्यू होगी अगर, तो इस वैल्यू में पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी ना पोटेंशियल एनर्जी की, तो आ जाएगी। तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है बच्चों
कि पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें पहले से है ना, और मैं यहाँ अगर करूँगा तो वो बढ़ भले जाएगी, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट निकालनी है कि मैंने वर्क डन कितना किया और कितनी वो टोटल एनर्जी थी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जीरो। कैसे जीरो? इन्फिनिटी पे अगर आर की जगह मैं इन्फिनिटी कर दूं तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिक सा पॉइंट था। अभी समझाना मेरे को कुछ और है। समझाना मेरे को ये है कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर है। अभी क्या है, मेरे को ना क्या करना है, मेरे को इस पॉइंट पर लेके जाना है। ये वाला जो रेड वाला चार्ज है ना, मेरे को उसको लेके जाना है इस पॉइंट पर, इस येलो पॉइंट पर मेरे को लेके जाना है। अब देखिए क्या माजरा क्या है यहाँ पर सारा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, है ना, इधर फोर्स लगाएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, चलिए वैल्यू भी लिख देते हैं। ये है Q1, ये है Q2 और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं अभी अभी बोल देते हैं इनके बीच की दूरी x1 बोल देते हैं, x1। तो यहाँ पर जो है फोर्स लगाएगा वो फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन x1 का स्क्वायर। या कूलम्ब्स लॉ में पहले पढ़ चुके हैं। तो चीज देखिए, अगर मैं इसको छोड़ दूं, लाल वाले फोर्स को, लाल वाले चार्ज को भी मैंने पकड़ा नहीं है, मैंने उसको छोड़ रखा है और यहाँ पर रखा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, इस लाल वाले चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाएगा। और फोर्स अगर ये लगाएगा तो फोर्स लगाएगा तो उसको धक्का देगा, जाहिर सी बात है। फोर्स लगाना मतलब कि उसको पुल करना है, पुश करना है सिचुएशन में। तो ये इधर जाता रहेगा ना, चार्ज क्या होगा, चार्ज इधर भागता रहेगा, फिर चार्ज क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन मेरे को करना क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, इस लाल वाले चार्ज को लेके जाना है इस तरफ, मतलब मेरे को इसको ऐसे करके लेके जाना है इस येलो वाले पॉइंट पर। लेकिन अभी मैं लेके उसको चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मैं उसको 1 मिनट छोड़ता हूँ, 1 मिनट के लिए इस चार्ज को 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या खुद से चले जाएगा, क्या हमको पता है नहीं जाएगा, है ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स तो उस पर इधर लगा रहा है ना, ये वाला ये सफेद वाला चार्ज उस पर इधर फोर्स लगा रहा है। तो ये चार्ज इधर कैसे जा सकता है, फोर्स इधर लगाएगा उधर ही तो भागेगा ना, यानी कि ये वाला चार्ज भागेगा इधर। तो हमको एक चीज तो मालूम पड़ गई कि हाँ ये खुद से नहीं जाएगा, हमको ही ले जाना पड़ेगा इसको। हमको ले जाना पड़ेगा अगर, तो हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हमको अगर इस चार्ज को, इस रेड वाले चार्ज को इस पॉइंट पर रखना है तो हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना लगाए, सवाल यही है। फोर्स कितना लगाने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि ये वाला चार्ज अभी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है। तो यानी कि इतना फोर्स अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में अगर इतना फोर्स लग रहा है तो चार्ज पे नेट फोर्स इधर हो गया, तो चार्ज को भागना चाहिए। अगर मेरे को चार्ज को रोकना है तो मेरे को बराबर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो यानी कि उतना ही फोर्स मेरे को इधर लगाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर इतना फोर्स लगाता हूँ, इधर भी इतना फोर्स लगा देता हूँ, कम से कम चार्ज को रोक तो लो। लेके तो बाद में जाऊंगा मैं इधर से इधर, पहले चार्ज को रोक लेता हूँ ना, वरना तो भाग ही जाएगा उधर। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर भी इतना ही फोर्स लगा दिया, एकदम बराबर। मैंने अपने हाथ से उधर मैं उसको एकदम बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, जितना वो उसको धक्का दे रहा है, जितना ही सफेद वाला चार्ज लाल वाले चार्ज को धक्का दे रहा है, उतना ही फोर्स मैं उधर लगा रहा हूँ। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स अभी जीरो हो गया। तो अब ये चार्ज अपनी जगह पे थम गया, ठीक है, अब ये चार्ज अपनी जगह पे थम गया। अब बच्चों एक चीज आपको पता है, यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। कैसे जीरो, एक चीज और, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, ये वैल्यू, है ना। तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, कूलम फोर्स बोल सकते हैं, वो कितना है, इतना है। यानी कि अभी धक्का इसको कितने से दे रहा है, इतने से दे रहा है। इस सिचुएशन में जब ये रेस्ट पर रखा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ कि ये रेस्ट पर रुक जाए। इतना ही फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों में, इतना, यही फोर्स लगा रहा हूँ। तभी तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होंगे। मैं सेम वैल्यू का उल्टे डायरेक्शन में लगाऊंगा तभी बराबर होगा ना, तभी बराबर होगा, तभी तो ये कैंसिल आउट करेंगे आपस में। तो यानी कि कह सकता हूँ कि अभी ये वाला फोर्स भी इतना है और ये वाले फोर्स की वैल्यू इतनी है, दोनों की बराबर वैल्यू है। लेकिन अभी तो मैंने रोक लिया। मेरा काम क्या था बच्चों, यहाँ पर मेरा काम ये था कि मेरे को इस चार्ज को लेके जाना है इस पॉइंट पर, है ना। तो यानी कि मेरे को थोड़ा सा फोर्स फालतू चाहिए, मतलब इतना थोड़ा कि अंतर ही ना लगे, इतना थोड़ा कि मतलब इस वैल्यू में मैं 0.00000 बहुत सारे जीरो
और फिर उसके बाद 1, इतना फोर्स भी दे दो तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। नेट फोर्स इधर हो जाएगा, इतने छोटे अमाउंट से होगा लेकिन नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और इधर जब हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल इधर चलने लगेगा, और जैसे ही इधर चलने लगेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो यहाँ पहुंचेगा जहाँ मेरे को उसको पहुंचाना है, जैसे वो यहाँ पहुंचा मैं उसको रोक दूंगा, मैं यहाँ पर उसको रोक दूंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने उसको रोक दिया, तो अगेन यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन किसको करना पड़ा, कौन कर रहा है वर्क डन, ये वाला चार्ज कर रहा है या फिर मैं कर रहा हूँ, बाहर से मैं कर रहा हूँ तभी तो ये इधर से आ रहा है। तो सवाल वही है कि मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मेरे को उतना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए इतना इतना आई मीन कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स तो मैं पहले से ही लगा रहा हूँ बच्चों, x1 का स्क्वायर, इतना फोर्स तो मैं पहले से ही इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, है ना। अब मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा कि इधर पहुंच जाए। तो पता है क्या बच्चों, इतने थोड़े फोर्स को ना हम लिखते नहीं है ना, हम इतने छोटे फोर्स को हम लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, हम अब जितना भी फोर्स लगाएंगे वो इतना ही बोलेंगे, हम उसको इतना बोले, क्योंकि इतना जो लिखेंगे 0.001 वो लगभग लगभग लिखने में वो जीरो के बराबर होगा, लेकिन असल में वो जीरो के बराबर नहीं होगा। असल में वो इतना होगा कि वो काम कर देगा हमारा, वो चार्ज को इधर लगा देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमको पूरे रास्ते वो फोर्स नहीं लगाना, समझ लो हमको ऐसा करना है, इस जगह पर अभी ये बॉल, ये चार्ज है रेस्ट पर। क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि जितना ये फोर्स लग रहा है इस पे, जितना ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स मैं बाहर से लगा रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक जरा सा धक्का चाहिए, कोई अगर उसको बस एक बार ये फोर्स लगा देना, तो जैसे ही कोई इतना छोटा सा फोर्स लगाएगा, क्या किया, इतना छोटा सा फोर्स लगाया तो नेट फोर्स किधर हो गया, नेट फोर्स इधर हो गया। जैसे ही यहाँ फोर्स लगा तो बॉल इधर चलने लगेगी, इधर चलने लगी तो बॉल एकदम धीरे 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 करके जा रही है इधर। याद रहे एक कर्जा अभी है हमारे ऊपर, क्या कर्जा है कि हमने इतना फोर्स लगाया है, अभी इधर इतना फोर्स लगाया है, तो ये हमारे ऊपर कर्जा है। तो यहाँ जैसे ही चार्ज पार्टिकल धीरे 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 करके इधर जा रहा था, तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचा जहाँ हमको पहुंचाना है, तो हम जितना फोर्स मैंने लगाया था ना, याद रहे जब ये इधर जा रहा है ना, तो दो फोर्स लगातार लग रहे हैं अभी भी उस पर। कौन कौन से, ये वाला इसको अभी भी धक्का दे रहा है, और मेरा जो बाहर से फोर्स है वो अभी भी मैं उतना ही लगातार फोर्स लगा रहा हूँ जितना इसके धक्के की वजह से ये दूर ना भाग जाए, है ना, कि नेट फोर्स जीरो ही रहे, मैं केवल उतना लगा रहा हूँ, है ना। तो एक जो यहाँ हमने धक्का एक जरा सा दिया था, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है। जैसे ही वो इस अपनी जगह पर पहुंचा, तो हमने जो कर्जा लिया था ना, हम क्या करते हैं, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स मांगा था ना, हमने क्या मांगा था, हमने मांगा था कि इस डायरेक्शन में आप जरा सा फोर्स दे दीजिए, तो ताकि मेरा पार्टिकल पे वेलोसिटी आ जाए। जैसे वेलोसिटी आई, अभी भी वो चल ही रहा था, जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, अब उसको पता थोड़ी कि रुकना कहाँ है, वो तो चलता रहेगा आगे, है ना। वो उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वजह से वो चलता रहेगा। हम अब क्या करेंगे, हम उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे, इतना ही फोर्स हम उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे, तो जो वेलोसिटी है वो थम जाएगी। कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप उसको बस रोक दीजिए, तो ऐसा थोड़ी है, मतलब आप उसको बस आराम से रोक दीजिए, तो अब रुक जाएगी वो, जाहिर सी बात है रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी कि आपने बस उसको रोका, ये नहीं कि धक्का दे दिया, आपने बस उसको रोका आराम से, तो अपनी जगह पर रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी कि भाग जाएगी वापस से, बस रोका आपने। तो वही चीज है, आपने जितना इधर कर्जा लिया था, जितने फोर्स का कर्जा लिया था, अब वापस उसको चुका दीजिए। चुका कैसे देंगे, जो ये बॉल इधर आ रही थी, जो चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा था, उस पर आप इधर लगा दीजिए फोर्स, तब वो रुक भी जाएगा और इस जगह पे आ भी जाएगा, तो हमारा काम पूरा हो गया, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि वर्क डन कितना करना पड़ा, मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ा, यहाँ से यहाँ करने में फोर्स कितना लगाया मैंने, एफ। एफ तो लगाया लगाया, एफ के अलावा क्या कौन सा था, ये जो छोटा सा फोर्स था जो इतना था, इसको हम डीएफ बोल सकते हैं, ठीक है। डीएफ जो फोर्स था मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था, तो उसको हम डीएफ जोड़ देते हैं। और क्योंकि वो यहाँ जब बॉल यहाँ पर आई थी, तो मैंने रोकने के लिए भी तो कुछ फोर्स लगाया ना इसके ऊपर, तो रोकने के लिए भी कुछ फोर्स डीएफ लगाया उल्टी डायरेक्शन, तो माइनस डीएफ। तो एफ प्लस डीएफ माइनस डीएफ, ये क्या हो गया, एफ प्लस डीएफ माइनस डीएफ, ये जीरो हो गया। तो ये अगर जीरो हो गया तो नेट फोर्स कितना बचा, जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो केवल एफ लगाया था, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि टोटल फोर्स मैंने कितना लगाया, एफ लगाया, है ना। तो वर्क डन अब मेरे को निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, वन सेकेंड,
एफ एस। फोर्स की वैल्यू तो आ गई। आप अभी भी ये मत सोचिए कि ये वाली फोर्स तो मैं ना बार बार लिखूंगा एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला मैं ये लिखूंगा। अब आप ये मत सोचिएगा ये वाला फोर्स तो वो है इलेक्ट्रिक फोर्स है तो मैं एफ एक्सटर्नल की जगह क्यों लिख दे रहा हूँ। वो इसलिए बच्चों क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला भले ही कूलम फोर्स का है तो एफ एक्सटर्नल के बराबर ये इसलिए हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जितना ये फोर्स है उतना ही ये वाला फोर्स है तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैं एफ एक्सटर्नल की जगह इसको लिखूंगा। एफ एक्सटर्नल का जो फोर्स होगा वो इतना ही होगा। समझ आया? तो वर्क डन निकालने के लिए एफ की तो बात हमको सारी समझ आ गई कि एफ कितना होगा, एस कितना होगा, एस कितना होगा टोटल, और कॉस थीटा कितना होगा ये देखते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। देखिए ये चार्ज है हमारे पास और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देखिए बाहर से जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो उसकी डायरेक्शन थी ये। अब ना ऑल्दो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है जो ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, हमको अभी उस चार्ज से मतलब नहीं है। हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा था, वो वर्क डन था जो एक्सटर्नल बॉडी करे, जो हम बाहर से करें, है ना, वो वर्क डन था। तो हमको वो वाला दिखाए क्यों, है ना, वो वाला वर्क डन हम दिखाए क्यों, वो वाला फोर्स हम दिखाए क्यों जो जिसको हमको निकालना नहीं है। तो हमको केवल वो वाला वर्क डन दिखा रहे हैं, वो वाला फोर्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसके वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो है इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, पार्टिकल बढ़ किधर है, वो भी इधर बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल है, 0 डिग्री का है ना। तो cos जीरो कितना हो जाता है, cos जीरो हो जाता है 1, याद रहे आपको cos जीरो 1 के इक्वल होता है ना। तो cos की भी वैल्यू हो गई। अब s क्या है, एस बच्चों है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां लाने में कितना डिस्प्लेस किया वही हमारा है एस। तो अब हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला। ओके, तो अब जो लिखने वाली चीज है वो यहां से शुरू होती है आपकी, राइट। तो आप इसको लिखिए, आप लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 charge from infinity to point P in presence of charge Q1 is, देखिए ये लिखा क्या मैंने बताता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, जितना वर्क डन ब्रिंगिंग मतलब किसी को लाना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से टू पॉइंट P, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर ला रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, कौन मौजूद है पहले से वहां पर, वो मौजूद है Q1। ओके, तो Q1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर है Q1। अब अगेन Q1 तो पहले से मौजूद है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, पॉइंट P कौन सा, मान के चलिए पॉइंट P है ये। और क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ एक चार्ज को, मैं एक Q2 चार्ज को कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, और इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस पॉइंट P तक, जो कि कितने दूरी पे है, जो कि इस Q1 से ना R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो आप लिख भी सकते हैं ये वाली जो दूरी है वो है R। ठीक है, ये दूरी आपकी R है। तब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है वर्क डन, तो चलिए उसको निकालते हैं। तो यह आपने लिख ही लिया इसका बेस पॉइंट की वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम, एक चीज और, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो आपको फॉलो करनी है। वर्क डन कभी भी आप लिखें तो आपको बताना है कि वर्क डन किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो उस वर्क डन के बराबर होती है कि जितना चार्ज एक्सटर्नल बॉडी का है। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स, एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स। Okay, work done by external force is bringing Q2 from infinity to point P in presence of Q1 is, यहाँ पर लिखिएगा, ये आपने बना लिया, और उसके नीचे लिखिएगा वर्क डन या फिर वर्क EXT मतलब एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ देखिए W मतलब वर्क डन किसकी वजह से, देखिए हम लिखते हैं वर्क डन या तो इलेक्ट्रिक लिखते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो चार्ज है
या फिर वर्क डन लिखते हैं एक्सटर्नल, इन दो की वजह से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिफाइन है किसकी वजह से डिफाइन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसके इक्वल होगा, तो कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा कि फोर्स इनटू, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं एफ डॉट एस। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ है, लिखिएगा, मतलब एक चीज यहाँ पर मेरे को बतानी है, एफ डॉट एस। अच्छा बच्चों, एक चीज आपको अगर ध्यान होगी कि एफ डॉट एस वाला जो फॉर्मूला है वो हम तब लगाते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, है ना। लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि फोर्स जब पार्टिकल जब इधर लगातार आ रहा होगा तो फोर्स की तो वैल्यू लगातार बदल रही होगी। क्यों बदल रही होगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब आर जब लगातार बदल रहा है, आर जब लगातार बदल रहा है तो फोर्स भी तो लगातार बदलेगा ना। तो फोर्स जब बदलेगा तो फोर्स की एक वैल्यू तो है नहीं, तो यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम कौन सा लगा सकते हैं, हम ये वाला लगा सकते हैं कि ds, एक छोटा वर्क डन निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, सारे वर्क डन को जोड़ देते हैं। तो वही करेंगे हम। तो ये इसलिए हमने लिखा कि छोटा वर्क डन निकाल लेते हैं, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो आपका फोर्स होगा लगभग लगभग कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसको निकाल लेते हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हैं एफ एक्सटर्नल एफ ई एक्स टी डॉट डी एस, है ना। तो ये चीज आप लिखिएगा। तो यहाँ पर आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसके इक्वल हो गया, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल था बच्चों, कि Q1। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन किधर, एफ एक्सटर्नल की देखिए डायरेक्शन इधर, एफ एक्सटर्नल आपका लग रहा है इधर, राइट। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, बिल्कुल पार्टिकल इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है आपका। तो वही लिखेंगे, पहले एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगा, के Q1 Q2 अपॉन, कोई आर नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है पार्टिकल। पार्टिकल अभी, पार्टिकल को मान लेते हैं किसी दूरी पर, पार्टिकल अभी यहाँ है तो मान लेते हो किसी दूरी पर है, ऐसे x दूरी पर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर डॉट। अब मान के चलिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मैं लाया, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि छोटा सा अगर कोई चीज हो, फ्लक्स के लिए बताया था, अगर छोटा सा फ्लक्स है तो उसको लेते हैं डी फाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो उसको बोलते हैं dx। यहाँ पर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वो मान लेते हैं dx, और cos क्या होगा, cos 0 होगा। तो इसको आगे लिखते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये इंटीग्रेशन से, ये सारी चीजें, इंटीग्रेशन में ना एक लिमिट भी होती है बच्चों। लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट मतलब ये है कि हम इसको जोड़ रहे हैं तो dx, अभी बताता हूँ मैं उसको। एक चीज पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कांस्टेंट चीज आ जाती है बाहर। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या क्या है, इंटीग्रेशन, मतलब कांस्टेंट लिख लेते हैं पहले, के कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है ना। इस सिचुएशन में Q1 Q2 को तो बदल नहीं रहे, तो वो तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, के Q1 Q2, ओके। और कुछ कांस्टेंट है, नहीं और कुछ कांस्टेंट नहीं, ये तो आपका 1 के इक्वल हो गया। तो इंटीग्रेशन बचा क्या क्या, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाली चीज बची। अब ना लिमिट का एक चक्कर लगता है, लिमिट का क्या होता है, देखिए dx, dx क्या था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पर, इधर देखिएगा, देखिए ये वाली जो चीज है, ये चार्ज पार्टिकल, ये हल्का सा इधर आया तो हल्का हल्का हल्का, मैं हल्का हल्का करके ले जाऊंगा, एकदम थोड़ा 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 ऐसे करके मैं ले जाऊंगा। तो टोटल ये जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, मतलब कि ये कि बच्चों dx जो है हमारा, dx क्या है, dx आपका डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा थोड़ा अभी जो डिस्प्लेसमेंट था। अब dx कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब हम एकदम इन्फिनिटी से लाए थे और r की तरफ ले जाएंगे। पहले Q1 से कितनी दूरी थी, इन्फिनिटी थी, पहले इन्फिनिटी दूर था Q2 चार्ज, और अब जब हम पूरा उसको कंप्लीट करके यहाँ पहुंचा देंगे पॉइंट P पर, तब कितनी दूरी रह जाएगी, r रह जाएगी। तो यहाँ फिर यानी कि जो लिमिट हम लिखेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे dx क्या, इन्फिनिटी से r। और एक चीज और,
ये dx जो है बच्चों, वो आप देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो दूरी बढ़ी या घटी? दूरी यहाँ से जो थी इस Q1 स्टार से, ये दूरी बढ़ी या घटी? ये दूरी यहाँ पर घटी, तो घटी तो यहाँ नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है, ये चीज है। आपको ये चीज मे भी नहीं लग रही हो, लेकिन इसको आप अभी ना सीख लीजिए, मतलब पहली बार समझ के इसको सीख लीजिए, जो जो चीज मैंने बोला उसको सीख लीजिए। आगे हम जितनी भी चीजें करेंगे फिर आपके लिए वो सेम चीज लगातार ऐसी चलती रहेगी, तो बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो यही है। अब देखिए अब क्या होगा, आगे चलते हैं। ये है k q1 q2, तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये है आपका इंटीग्रेशन, मतलब इस माइनस साइन को एक काम करते हैं बाहर ले जाते हैं, ये इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, तो ये है। तो यहाँ पर x की पावर हम लिख सकते हैं -2 dx, और लिमिट हमारी इन्फिनिटी से r चली रही है, तो ये किसके इक्वल हो गया, -k q1 q2। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा आंसर देगा वो ऐसे देगा, x-2 dx जो इंटीग्रेशन होता है, ये चीज़ भी अभी आप ऐसे समझ लीजिए, अगर टाइम मिला तो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपको नहीं आता तो। x की पावर -2, तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा -1/x, ये होगा। और ये जो है उसके बाद लिमिट वापस लगेगी इन्फिनिटी से r। ओके, ये जो अब आ गया k q1 q2। अब क्या है, अब ऐसा होता है कि देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद ना हमेशा ऐसे डब्बे में लिखते हैं, डब्बे में लिखने के बाद जो लिमिट यहाँ लिखी थी उसको लिख देते हैं ऐसे और ऐसे, राइट। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया यहाँ, इसको इंटीग्रेशन को इतने को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया, वहां पर ये जो लिमिट लगी है, ये जो वैल्यू है उनको पुट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, -1/r माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पुट की हमने तो इतना आया। अब फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला माइनस लगेगा, हमेशा लगता है, हमेशा मतलब हमेशा। सेम चीज इन्फिनिटी के लिए आपको पुट करनी है, इन्फिनिटी की वैल्यू x की जगह पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, -1/∞। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया -k q1 q2 और 1/∞ क्या होता है बच्चों, वो होता है 0, है ना। तो ये वाली चीज तो 0 हो गई, तो केवल बचा क्या, केवल इतना बचा। तो लिख सकते हैं हम, यहाँ आ जाएगा आपका -1/r। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस बना देंगे, तो यहाँ हम लिखते ही नहीं उसको। तो k q1 q2 अपॉन r, ये आ गया। ये क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, दिस वर्क डन will be stored in form of potential energy of system of charges। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल, ये लिखिएगा आप जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज U किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। और ये किसके इक्वल आया था, k q1 q2 अपॉन r। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था।
तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बात की, पोटेंशियल होता क्या है, मैंने एकदम आपका बेस बनाया इसमें कि पोटेंशियल होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, सारी चीज़ें। कुछ मैथमेटिकल चीज़ें मे बी आपको अभी समझ ना आए, आप उसको फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हैं, धीरे धीरे आप जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और इससे गो थ्रू होंगे अच्छे से, तो उसको धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। तो ये बेसिक क्लास से फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ऐसा है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल बच्चों को समझ ही नहीं आता, मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, बहुत बारी बारी से आपको समझाया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।